दिखाया जाता है जो इस ड्रामे का मेन लीड था, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर हाइफ अपने घर गया था और वहाँ पर उसके अंकल चाहते थे कि वो कंपनी से रिजाइन करे और अंकल सब कुछ कंट्रोल में लाना चाहते थे। फिर अंकल को बोलता है अभी वक्त मेरा रिजाइन करने का नहीं है अंकल, बल्कि आपका रिजाइन करने का है कि आपने पिछले 5 साल में कंपनी का जो हाल किया है मुझे अच्छी तरह से पता है और आपने कितना करप्शन किया है वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर आपने कंपनी को छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचा तो मुझे मजबूरन सब कुछ पुलिस को जमा करवाना पड़ेगा, वो बोलता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है अभी प्रेजेंट में, जहाँ पर हाइफिंग इसी कारण की वजह से उसके अंकल के लोग के द्वारा इस तरह से अटैक हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाथ पे चोट लगी थी, वो वहाँ से भाग रहा होता है और टकराता है। इस ड्रामे की मेल फीमेल लीड हमारी यानी को वो एक दीवार की तरफ लेके जाता है और उसके बाद यानी तो शॉक में आती है। बेचारी रात के टाइम में चल रहे थे, अचानक से कोई उसे पकड़ रहा है और तभी वो चिल्लाती उससे पहले हाइफिंग उससे चुप रहने के लिए बोलता है और वो दिखती है उसके हाथ पे खून लगा हुआ है। उसके बाद उसको ढूंढने हुए लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हाइफिंग जो उसको यानी बोलती है तुम्हें तो चोट लगी है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि इतने से चोट से किसी की जान नहीं जाती। ये सुनने के बाद जो थी वो बोलती है हाँ शायद किसी की जान ना जाती हो लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की मदद करूं। उसके बाद वो अपना हैंकरचिप निकाल के उसको बांधने लगती है। वो बोलता है जरूरत नहीं है, वो बोलते है चुपचाप रहो। उसके बाद उसके हाथ को बांधती है हैंकरचिप से। उसके बाद हाइविंग उसे बोलता है तुम्हें किसी ने बोला नहीं इतने मिडनाइट को बाहर के जगह पे बाहर इस तरह से चलना लड़कियों के लिए सेफ नहीं। बात यानन उसे बोलते कि तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं कि तुम कुछ करोगे तो मुझे फ्री का राय मत दो। और तभी उसको बोलता है उससे बोलता है कि आई लाइक यू, क्या तुमसे शादी करोगी। और तभी यानन हंसती है और वो बोलती है मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं। वहां से वो चली जाती है और हाइविंग को लड़की काफी अच्छी लगती है और हमें दिखाया जाता है उस टाइम पे वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस अरे ओके सब कुछ सही है ना, माफ कर दो, आपको ट्रैक कर रहे थे लेकिन थोड़ा लेट हॉस्टल जाने की जरूरत है। वो बोलता है नहीं हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो लड़की को बारे में पता लगाना उसके फैमिली के बारे में लगता है काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। ये सुनने के एजेंट बोलता है ये तो लो फैमिली की डॉटर है, इसका नाम यानी यानी। वो बोलता है जो भी हो आई डोंट केयर, आज के बाद वो सिर्फ मेरी है और मेक श्योर करो कि बारे में सब कुछ डिटेल पता लगा क्योंकि वो हमारी फैमिली की बहू बनने वाली है, मेरी वाइफ बनने वाली है, ऐसा वो बोलता है। आई थिंक अपनी एक नई रिसर्च इंस्टीट्यूट पे ऑब्जर्वेशन के लिए गया हुआ होता है। वहाँ पर उसे यानन दिखती है। यानन को वहाँ का जो मैनेजर था वो बोलता है ये हमारे सीईओ है और इनसे अच्छे से बना के रखना। और तभी हमें दिखाया जाता है हाइविंग उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि मिस यानन यहाँ मिलेगी मुझे। वो उसे हाई बोलती है और हाइविंग बोलता है कि क्यों ना आप मुझे यहाँ का एक बार करवा देते। वो बोलती है मेरे पास बहुत है कि कोई और करवाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के चली जाती है। मैनेजर सॉरी बोलने लगता है फिर बोलता है कोई बात नहीं, पहली लड़की जिसने मुझे रिजेक्ट किया है और मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं इतना भी इगोइस्टिक रिलेशन में जहाँ पर यानन के पेरेंट्स और उसके सिस्टर मतलब मॉम डैड और उसकी सिस्टर, क्योंकि आज यानन का बर्थडे था तो एक केक लेने के लिए सरप्राइज केक लेने के लिए गए हुए थे और बातें कर रहे होते। यानन अभी एक नई रिसर्च साइंटिस्ट पे प्रमोट भी हुई है तो सेलिब्रेशन भी होगा प्लस उसका बर्थडे भी है। और तभी कोई तो गाड़ी आके उसे ठोक देती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उन लोगों के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गाड़ी से निकालता है यांग जो अपने डैड को कॉल करके बोलता है मैंने गलती से किसी को टक्कर मार दी और शायद उनकी मौत हो चुकी है, डैड क्या करूं। और तभी वो बोलने लगता है वो पर्सन जो फोन में था कि तुम हमारे खानदान की इकलौती वारिस हो, डोंट वरी कुछ नहीं होगा, तो वहाँ से निकलो जल्द से जल्द। सीन को काटा जाता है। यानन घर पे पहुंचती है और तभी वो अपने मॉम डैड को बुलाने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई तो एंट्री लेता है। यानन को चक्कर जैसा आने लगता है और वहीं पर बेहोश होती है। यानन कौन यहाँ पर मुझे लेके आया है, तुम्हें पता है ना ऐसे इंसानों को किडनैप करना इलीगल है, बोल रही होती है। तब यहाँ पर पियानो के साइड पे होता है कोई अर्निवल के हाइविंग का देख कर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुम पसंद हो बी माय लव बोलती है। ऐसा सोचना भी मत। वो बोलता है तुम मुझे जब कॉल्स करती हो ना तो भी मुझे ना इतना फैसिनेटिंग लगता है, तुम्हारी लिप्स देख के मैं तुम्हारे को फोन पकड़ने भी नहीं देता। और वो बोल रही होती है कि मेरे पेरेंट्स का फोन है, मेरी मॉम का फोन होगा, वो परेशान हो रही है मुझे बात करने दो। वो बोलता है जब तक तुम कंडीशन में एग्री नहीं करोगे, मेरे बातों पे एग्री नहीं करोगे, मैंने जाने देने वाला तुम्हें फोन उठाने भी नहीं दूंगी कभी भी नहीं। उसके बाद उसके मुंह पर फोन को काट देता है और हमें दिखाया जाता है फिर से फोन को तो ऑफ कर देता है। और हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर इसके फैमिली मेंबर्स को इस वाले नंबर पे तो फोन लग नहीं रहा। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि और हम उनको पैरेलल दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, जहाँ पर नैनो से बोलती है कि तुम मुझे कब तक बात के रखने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जान लो कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करूंगी और प्यार ऐसे होता भी नहीं है, स्टॉप डूइंग दिस। ये करके तुम सिर्फ मेरे मन में अपने लिए और नफरत जगा है, जब तक तुम एग्री ना करो तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने ही नहीं वाला, भूल जाओ ऐसा। तभी वो बोलती है तब तो भूल जाओगे, मैं भी नहीं मानने वाली। और तब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर क्या था और वो बोलता है यानन की फैमिली का कल एक्सीडेंट हुआ था और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, उसके मॉम डैड और सुन के तो यानन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानन अपने पेरेंट्स को देखकर फूट फूट के रो रही होती है। एक्चुअल में यानन के ये पेरेंट्स
उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स थे। यानन तो ऑर्फनेज में पली-बड़ी थी, उसको तो पता भी नहीं था कि उसके असली माँ-बाप कौन है, लेकिन उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे हमेशा प्रिंसेस की तरह रखा हुआ था, उनकी आँखों की तारा थी, लेकिन वो उनके आखिरी वक़्त पर भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन बहुत ज़्यादा रोने लगती है और तभी वहाँ पर आता है हाफे, उसे पकड़ने की ट्राई करता है, उसे धक्का देती है और उसके बाद वो बोलती है अब तो बहुत खुश होगी तुम, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर कल रात तुम मुझे फ़ोन रिसीव करने देती तो ऐसा शायद ना होता। वो मुझे ढूँढते-ढूँढते निकली होंगी और वो बहुत रोती है, उससे बोलती है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं तुमसे सख्त नफ़रत करती हूँ, दिखना भी मत, मुझे अफ़सोस है कि मैंने उस रात तुम्हारी मदद की। उसके बाद वहाँ से जाती है, ऑलमोस्ट वीक होता है और बेचारी यानन उसका कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है और वो बहुत परेशान थी क्योंकि हिट एंड रन केस था और किसी ने उसके पेरेंट्स को टक्कर मारा था, लेकिन कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा था। एंड वी ऑल नो पावरफुल इंसान किस तरह से सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये यहाँ पर हुआ था। और तभी उसके साइड पे आता है हाइफिंग की कार, वो गाड़ी का दरवाज़ा विंडो खोलता है और वो बोलता है गाड़ी के अंदर आओ। वो बोलती है क्यों आऊँगी मैं अंदर? वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मतलब अभी वो बोलती है कि आजकल के ज़माने में कितने पर मेरे साथ ऑफ़र माँग रहे हैं, ऑफ़र रख रहे हैं और तभी वो बोलती है तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना मैं ही हूँ, करने की एबिलिटी रखता हूँ। तो अगर तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स के डेथ का रीज़न पता करना है या फिर हिट एंड रन करवाने वाले बंदे को पकड़ना है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नैन सोचती है कि ये कह तो सही रहा है, मतलब ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है बिकॉज़ ही इज़ सो इन्फ्लुएंस गाड़ी में दिखाया जाता है। अब अगले वाली सीन में दिखाया जाता है पास उसका असिस्टेंट आता है और वो सारा एविडेंस देता है। पेन ड्राइव जब वो वहाँ पर पेन ड्राइव में रखा हुआ वीडियो ओपन करता है आता है तो वो शॉक में आता है क्योंकि वहाँ पर वीडियो में उसका ही अंकल का बेटा जियांग गाड़ी का ड्राइवर था, मतलब हिट एंड रन का जो ये सब कुछ करवाया था। वो तो शॉक में आता है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है सारे एविडेंस पर अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो यानन को बुरा लगता है। वो बोलता है अगर दिखेगी तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी, डोंट वरी मैं बाकी चीजें संभाल लूंगा, कभी उसे पता चलना नहीं चाहिए कि ये सब जियांग ने किया है। ऐसा हो आई थिंक कोई और फैब्रिकेटेड एविडेंस बनाता है और इसके बाद वो यानन को दिखाता है और बोलता है कि यही था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को गाड़ी से उड़ा दिया था और अब बताओ क्या करना है। डोंट वरी मैंने पुलिस को हवाले कर दिया है और कानून के हिसाब से इसको सजा मिल जाएगी। और ये सुनने के बाद यानन बोलती है कि मुझे इसको खुद सजा देनी है और तभी वो बोलता है वो ठीक है लेकिन बाकी का क्या। और तभी वो बोलती है डोंट वरी एक बार मैं अपना रिवेंज लो उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं था बल्कि वही उसकी लवर बनने के लिए उसने हाँ बोला हुआ था। और हम अब देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर रूम में दोनों होते हैं और आई थिंक उसके बहुत क्लोज था। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर तुम्हारे पेरेंट्स को जिसने गाड़ी से टक्कर मारी है उसको मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर देता हूँ तो उस टाइम पे तुम मेरी लवर था। वो बोलता है उसके बहुत रहा होता है लेकिन अब आप लोग जानते हो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल। यानन हाइफिंग को बोलती है कि हम बेड में जा सकती है। वो बोलता है नहीं मुझे तो यही करना है बोल के उसके क्लोज जा रहा होता है, उसे चोर का तमाचा लगाती है और वो बोलती है तुम इंसान है हैवान हो। उसके बाद मूड पूरा खराब होता है, उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। वो अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है लिली। वो आती है और वो सीधा पे पकड़ती है और उसको मस्का लगाने की ट्राई करते हैं। नॉर्मली शी वाज ट्राइंग टू सीड्यूस टाइम पे हाइफिंग उसे धक्का देता होता है। यानन ने वो बाहर से उसे देख रही है, इसी बात की वजह से उसके बहुत क्लोज जाने का ड्रामा करता है और तभी लिली बोलते हैं कि अभी मैंने सुना हुआ है आपने घर पे लवर रखा हुआ है, आपने क्या प्लान है आपका, क्या आप उससे शादी करोगे या फिर यूज करके छोड़ दोगे। वो बोलता है नहीं नहीं वो बस मेरे खिलौना है, जब मेरा मन भर जाएगा मैं छोड़ दूंगा ऐसा। वो बोलता है देना दिखा जाता है तब तक तो यानन वहाँ से जा चुकी थी। इसी बात की वजह से हाइफिंग उसे धक्का देके बोलता है गेट आउट और वहाँ से लिली चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन के बाद हमें दिखाया जाता है क्लब में हाइफिंग अपने दोस्तों के साथ होता है और उसके दोस्त से पूछते हैं कि हमने सुना है तुम्हें किसी लड़के को अपने पास रखा हुआ है, उसके साथ शादी करने का इरादा है या फिर बस फॉर फन। वो बोलता है अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। तभी वो लोग बोलने लगते हैं कि एक काम करो वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी सिंसियर है तुम्हारे साथ रह रही है तो उसे बुला लो ना, वो भी यहाँ पर एंजॉय करेंगे और हम भी अपने होने वाली फ्यूचर भाभी के साथ थोड़ी बातचीत कर लेंगे। फोन करता है और यानन को बोलता है मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं तो क्लब आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हो, तो मेरा काम है मैं काम कर रही हूँ। तभी वो बोलता है कि आना चाहिए यू नो कंडीशन क्या है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यानन थी वो पहुंच जाते हैं। यानन को देखकर सब लोग तो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज्यादा करने लगते उसके बारे में क्योंकि बहुत प्रिटी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन जो थी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि ऐसे क्लब्स में वो कभी आती नहीं थी। तभी हाइफिंग के दोस्त को कॉल आता है उसके डैड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो उसे जाना पड़ेगा। और तभी वो बोलता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अरे मैं तो यहाँ का क्या हो सुना है एक महीने पहले उसने किसी का एक्सीडेंट करवाया था। वो काम अब थोड़ा सा मतलब वो इस बात को तो दबाना चाहता था ना, इसी बात की वजह से बोलता है कि पहले तो मैं अपने बाप पे ध्यान करके पर्सनल अफेयर्स पे नहीं, ऐसा वो बोल देता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद यानन जो थी वो बोलती है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं घर जा रही हूँ। वो बोलता है किसने बोला तुम घर जाओगे, मैं ना बोलो तुम कहीं नहीं जाओ। बोलता है तभी हाइफिंग का दोस्त बोलता है कि मैं यहाँ पर माहौल खराब कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, एक काम करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर वो ड्रिंक ऑफर करता है यानन को। यानन बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तभी हाइफिंग बोलता है कि डोंट
रही है, अब तक नहीं पियो तो मैं हूँ ना तुम्हें पिलाने के लिए। उसके बाद उसे पिलाने लगता है और यहाँ पर हान जो इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड है और हमें दिखाया जाता है उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद लियानन जो थी वो बोलते मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पर हान बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुम मुझे फिर से दोबारा मिलने वाली। तभी बोलते हैं और आप कैसे हो बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे बोलता है मेरी बात सुनो, उस टाइम पे मैं जानबूझ के सब कुछ नहीं किया था। वो बोलती है डजंट मैटर। और तभी हमें पता चलता है इनका कुछ बोलता है मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं फॉरेन में जाकर स्टडी करूँ, इसी बात की वजह से मैं एंड मोमेंट पे तुम्हें बाय भी बोलने के लिए आ नहीं पाया, मेरी बात सुनो क्या। और तभी वो बोलता है हम दोनों दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं, मुझे अभी भी तुमसे बहुत प्यार है और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, तुमने देखा वहाँ पर तुम्हें किस तरह से ट्रीट करा था। वो बोलते मुझे पता है इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और एक बहुत बड़ा कैसनोवा टाइप का पर्सन है, उसके दिल में कभी किसी के लिए प्यार हो ही नहीं सकता, वो बस मस्ती करता है, मजा करता है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो कभी तुम्हें रेस्पेक्ट दे नहीं सकता। वो बोलते हैं आई नो। और तभी वो बोलता है कि तू फिर उसके साथ क्यों, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। वो बोलते कि देखो मरण मेरा कुछ ऐसा था ही नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे पास वापस आऊंगी, और ऐसा कुछ सीन है भी तो नहीं ना। और उसके बाद उससे बोलता है कि मैं तुम्हें उससे छुड़वा सकता हूँ, मुझे पता है वो तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रख रहा है। तभी वो बोलता है तो हमारी बंदी बोलती है कि मुझे पता है इन सब चीजें लेकिन डजंट मैटर, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी वहाँ पर आता है कि उन दोनों को देखता है और उसके बाद वो यानन के पास आता है, यानन को अपने पास खींचता है और उसे किस, उसके बाद उसके सामने यस। और उसके बाद वो बोलता है कि हो गया तुम्हारा बेबी। वो बोलता है तुम इससे प्यार नहीं करती और ना ही यानन कभी तुमसे प्यार करेगी, तो ये सब कुछ नहीं कर सकते तुम। वो बोलता है सो व्हाट, प्यार ही काफी है यानन को अपने पास रखने के लिए। और वो बोलता है मेरे लोगों के आसपास मन रहा मत क्योंकि मैं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बोल के वहाँ से वो उसे लेके चला जाता है, यानन को गाड़ी में लेके जाता है। और उसके बाद वो पूछता है कि वो कौन है, क्या रिश्ता है तुम दोनों का। वो बोलते हैं डजंट मैटर। उसके बाद वो उससे बोलता है कि और ये भी बोलना मत कि तुम और मेरा क्या रिश्ता है। वो बोलती है वो भी इतना याद रखने लायक चीज नहीं है। उसके बाद आई थिंक जो था उसके क्लोज जाता है, तभी उसे बोलती है कि प्लीज एटलीस्ट उसको तो जाने के लिए बोलो। और उसके बाद जो आई थिंक था वो असिस्टेंट को बोलता है अपने ड्राइवर कम असिस्टेंट को कि अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद वो उसके फिर से क्लोज जाने लगता है, तभी यानन उसे धक्का देती है और वो बोलते मुझे घर जाना है। बात वहाँ पर ड्राइवर था उसको बोलता है कि इसको घर लेके जाओ और वहाँ पर बंद करके रखना, मेक श्योर किसी और से ना मिले। यानन घर पे होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट बताता है कि जियांग ने कोई तो बहुत बड़ा पंगा किया जिस बात की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बोलता है एक कभी नहीं सुधरने वाला। उसके बाद वो बोलता है यानन क्या कर रही है, उसने कुछ खाया। तभी बॉस बोलता है कि नहीं उसने तो कल से कुछ नहीं खाया और बहुत डर लग रहा है हमें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैरेलली यानन घर पे होती है, रेड ड्रेस में थी और काफी अच्छी लग रही थी, सोफे में लेटी हुई होती है। वहाँ पर आते आई थिंक स्टेप मॉम और हाईफेंग की महबूबा। नॉर्मली हाईफेंग को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करने वाली एक लड़की थी, इसका नाम है लिसी। और वो वहाँ पर आती है। उसके बाद ये दोनों आके बैठते हैं और पहले तो उछल करने लगते हैं, उसे पैसे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की पैसे के लिए रिच पर्सन को पटाती हो, ये हमें अच्छी तरह से पता है, तो जितना पैसा चाहिए ले लो और यहाँ से जाओ। बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं तरस रही हूँ, लेकिन आपका बेटा ही है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। लिसी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो की होगी जिस बात की वजह से वो तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस हो रखा है और उसका ऑब्सेशन मैंने उतार दूंगी, लेकिन यहाँ से चली जाओ। इनफैक्ट एक ब्लैक कार्ड भी देती है और यानन बोलती है कि अगर मैं यहाँ से एक भी स्टेप आगे जाऊंगी घर के बॉर्डर से तो उस टाइम पे मेरे पैर में लगा हुआ एंकल चेन लगेगा उसके फोन पे। उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि मैं निकल चुकी हूँ। अगर तुम लोगों को सच में लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसके साथ चिपक के बैठी हूँ तो वो तुम लोग की गलतफहमी, यहाँ से जाओ। नहीं सुनते। फैक्ट यानन के घर वाले के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते तो यानन को गुस्सा आता है, वो उनको तमाचा लगाते हैं। उसके बाद ऐसा बोल के उसे अपने पास खींचता है, मतलब उसे कमर से पकड़ के अपने पास खींचता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाईफिंग आता है, वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जब वो देखता है कि उसकी बंदी का कमर पकड़ के बैठा हुआ है, उससे वो अलग करता है। उसके बाद वो वहाँ पर उसके स्टेप मॉम बोलने लगा, बोलता है दर्द तो नहीं। बोलते है कि तुम्हें यहाँ पर नौटंकी करने की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों दिखा रहे जैसे कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। डोंट बी सो मच अफेक्शनेट, मुझे पता है। बोलता है हर बार मुझे गुस्सा दिलाना जरूरी है। बोलती है तुम इस टाइप के नहीं हो, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा घटिया टाइप के इंसान हो, तुम्हें बस लड़कियों के ऊपर उमन के ऊपर जोर जबरदस्ती। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ लड़ने के मूड में नहीं था। इसी बात की वजह से वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। हमसे बात करने की ट्राई करता है लेकिन यानन हमेशा की तरह उसे इग्नोर करती है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम हाईफिंग के साथ क्यों हो, तो प्लीज वापस आ जाओ। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लिख रही थी, मैं उस टाइम पे तुम्हें छोड़ के चला गया था, मुझे माफ कर दो। वो बोलती है आई डोंट केयर। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि वो तुम्हारा बिल्कुल भी कोई कदर नहीं करता, वो इंसान है, जानवर हो, आप मेरी सीनियर हो, इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, तो क्या आप एक मदद करोगे, मेरे पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर रहोगे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो बोलता है कि वो इंसान नहीं, जानवर है और तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ है वो सब कुछ उसी ने। लेकिन तभी वहाँ पर आइविन आता है यानन के पास। यानन को देख आई थिंक तुम इस पोजीशन में नहीं हो, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है लेट मी शो यू कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और जो चीज
मेरी होती है, मैं उसको कैसे क्लेम करता हूँ। उसके बाद यानन को गाड़ी के पास लेके जाता है और उसके बाद उसको किस करने वाला था। यानन जोर से दरवाजा लगाती है और बोलते तुम इंसान नहीं, तुम जानवरों का इंसान नहीं, तुम हैवान हो हैवान। और तभी वो उससे बोलता है हैवान हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या, मेरी गलती यही है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है यानन, मैं जिस दिन तुम्हें मैंने पहली बार देखा था उस दिन से मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम बाहर जाके तुम बाकी लड़कों से मिलती हो, ये क्या बात है। और उस टाइम पे वो बोलती है तुम कभी कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे, तुम मरते टाइम भी नरक पे जाओ। वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम साथ में जाएंगे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाइफिंग उसे घर पे लेके जाता है और उसके बाद उसे ढेर सारी गिफ्ट दिखाता है और वो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें लेके दे सकता हूँ, बताओ कौन सा पसंद आया, एटलीस्ट मुझे तुम्हारे फेस में स्माइल दिखनी है, अगर तुम मुझे सच्ची में स्माइल करते हुए देखना चाहते हो तो मुझे तुमसे दूर जाना है, मैं ऐसे ही खुश हो जाऊंगी। वो बोलता है इसके अलावा कुछ भी। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें पता है प्यार के नाम पर इंसान हैवान बन चुकी हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये कोई तुम्हारा प्यार नहीं है, बस ऑब्सेशन है मुझे पाने का, मुझे अपने पास रखने का, मुझे अपने पास एक खिलौना की तरह, एक ट्रॉफी की तरह रखने का ऑब्सेशन है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं कभी भी तुम्हें अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं दूंगी, तुम मुझे इंसान के तौर पे रख सकती हो लेकिन तुम कभी भी प्यार नहीं पाने वाले, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो बोलता है आई डोंट केयर, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरा प्यार ही काफी है तुम्हें मेरे पास रखने के लिए, और मेरा प्यार ही इनफ है तुम्हें खुश रखने के लिए, ऐसा वो बोलता है। वो बोलते हैं पर मेरे लिए काफी नहीं है। वो जाने वाली होती है तभी उसे बोलता है कि तुम पर रहो, कुछ भी करो, रानी की तरह रहोगी, पूरी दुनिया पे राज करवाऊंगा मैं तो, लेकिन मेरे से दूर जाकर, और मुझे पता है मेरे प्यार पे मुझे पूरा है कि न किसी दिन तुम मुझसे प्यार कर ही लो। हाइपिंग अपने घर पे जाता है और अपनी मॉम को बता देता है कि वो यानन से इस वीक शादी करने वाला है। मॉम तो मना कर दे, लिसी भी वहीं पर होती है, लेकिन वो बोलता है मैं यहाँ पर आपसे का परमिशन लेने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आने के लिए आया हूँ, आप लोग मेरे फैमिली वाले हो। तो आज टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिसी उसे बोलती कि पर तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए और वो प्रोजेक्ट मेरे से शादी करने के बाद ही मेरे डैड तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दम पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बोलता है मैं बस बताने के लिए आया था तुम लोग को इन्फॉर्म करने के लिए कि इस फैमिली की बहू नैनी बन सकती है, क्या दैट बोल के चला जाता है। लिसी बोलती है अपनी ना हो सके सासू मॉम को कि आंटी अब क्या करेंगे, तभी वो बोलते हैं टेंशन, शादी है ना जिंदा लोगों का करवाया जाता है, मुर्दों का नहीं, अगर ये लड़की ऐसे हमें लाइफ से तोड़ने जाने वाले तो हम कुछ और करेंगे। और हमें दिखा जाता है अफिंग जो था वो यानन को उसका वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए बहुत बड़े शॉप पे लेके गया होता है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो बोलता है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए, और उसके लिए पहले तो हमें कपड़े ट्राई करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें मैं इस दुनिया की सबसे प्रिटिएस्ट दुल्हन बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो बोलते हैं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ में नहीं आता, मुझे कोई शौक नहीं है। वो बोलता है नहीं ये तो ऑप्शन में नहीं था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ड्रेस वाले साइड पे लेके जाता है और वहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो भाग के आती है उसको सॉल्व करने के लिए। और तभी वो बोलता है कि अगर तुम ड्रेस ट्राई नहीं करोगे तो मैं इसको यहाँ पर 1 हफ्ते तक खड़ा करवाऊंगा। उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो थी उसको वो एक ड्रेस देता है और बोलता है ये वाला ट्राई करो। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको ट्राई करने के लिए अंदर रूम में जाती है और तभी उसके पीछे एम्प्लॉय भी जाती है, उसके हाथ पे एक छोटा सा चिट थमा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानन थी वो समझ आती है कि कुछ है, मतलब कुछ तो सेटिंग किया गया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर ओहरो बोलता है कि तुम्हारा ड्रेस तो वहीं पर गया था, ट्राई क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है बचने के लिए यानन जो थी उसे किस कर देती हो तो शॉक में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे बोलता है कि तुम्हारा स्किल कुछ अच्छा नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब उसका हाथ करता है तो हाथ में भी कुछ नहीं था। और उसके बाद वो अपनी एम्प्लॉय को बोलता है बाहर जाओ। वो बोलता है तुम अभी जो मुझे किस किए हो ना मुझे मजा नहीं आया, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ बोल के उसके क्लोज जाने वाला था, लेकिन यानन बोलते हैं मुझे ड्रेस ट्राई करना है, भागो यहाँ से। और उसके बाद वो बोलते हैं अगर नहीं गए तो मैं यहीं पर अपने आप को खत्म करूंगी। उसके बाद वो बाहर जाता है। यानन बड़ा प्यारा ड्रेस पहनती है। वो बोलता है अरे हाँ मैं तो बताना भूल गया, तुम्हारी शादी में मैंने तुम्हारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड जाओ को भी बुलाया हुआ है। तो घबरा जाती हूँ, बोलती है तुम्हारा मतलब। तभी वो बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं है और तुम्हारी छोटी सिस्टर भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारी तरफ से भी इस शादी में किसी को तो बुलाना ही है ना, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। और उसके बाद मैंने तुम्हारी फ्रेंड को बुलाया, मेरे लोग उसको देख रहे हैं और बहुत अच्छी से रह रही है जाओ के साथ। तभी वो बोलता है अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम कितना ऑबिडेंट बनोगी वो मैटर करता है मेरे लिए, टेंशन मत, तुम्हें इतना भी बुरा नहीं हो जितना तुम सोच। उसके बाद वो ड्रेस पहन के आती है, काफी प्यारी लग रही थी। और तभी एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा मैडम, नीचे हम ऑफिस में जाके बात करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाती बहाने से वो हान से मिलने के लिए जाती है। हान को वो उससे बोलती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बोलता है अभी के लिए ये जरूरी नहीं है, तुम यहाँ से निकलना जरूरी है बोल के वो दोनों बाइक में वहां से निकल लेते हैं। और उसके बाद उसी एयरपोर्ट पे लेके जाता है और वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरे कुछ रीजन से जब मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था तो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो कुछ बोलती है उससे पहले ही वहाँ पर हाइफिंग आप पूछता है क्लैप करते हुए वो बोलता है वाह कितना प्यारा सीन है, मैंने तुमसे बोला था मेरी बंदी से दूर हो लेकिन तुम तो सुनते नहीं हो, मेरी बंदी को प्रपोज कर रहे हो शादी के लिए, आफ्टर ऑल मुझसे पूछो ना, मैं उस गार्डन हूँ अभी के लिए, तुम्हें तो पूछा भी नहीं, ये क्या बात। और तभी हमें दिखाया जाता है हान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर किसने, मैं तुमसे क्यों डरने लगूंगा, मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ और तुम कभी भी इसको ऐसे कंट्रोल करके नहीं रख सकते बोल के उसकी तरफ बंदूक निकाल के तांग देता है। लेकिन वहीं पर हाइफिंग भी अपना गन निकाल के ये दोनों मुस्तंडे
एक दूसरे को शूट करने के पोजीशन पे आ जाते हैं। ना भी देखकर परेशान हो जाती है। बाद हमें दिखाया जाता है दोनों मुस्तंडे को एक दूसरे के साथ भिड़ने से बचने के लिए यानन एक चाकू लेके सीधा अपने गले पे रखती है और बोलती है अगर तुम दोनों नहीं रुके तो मैं अपना गला काट दूं। उसके बाद दोनों को रुकना पड़ता है। उसके बाद यानन को हाइफिंग बोलता है आओ। उससे घूर के देखती है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का क्या हुआ? वो उसके पास आती है और उसके बाद ओवन को बोलता है ओ हाँ ब्रो मैं भूल गया था, सॉरी डोंट वरी, तुम्हें बहुत शौक है मेरी गर्लफ्रेंड को अपने पास रखने का, एक आखिरी बार मैं तुम्हें देखने जरूर दूंगा जब हमारी शादी होगी, ऐसा वो बोलता है। बाद वो उसे वहां से लेके चला जाता है, घर पे लेके जाता है और उसके बाद यानन को बेड पे फेंकता है और उसके बाद उसके क्लोज जाके बोलता है चलो बेबी कर। तभी यानन उसे धक्का देती है और तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? वो बोलते है तुम जब मेरे नजदीक आते हो तो भी मुझे सफोकेशन फील होता है। और तभी वो बोलता है डोंट वरी, एक बार बच्चा होगा उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको कंटिन्यूअसली उसके नजदीक जाने लगता है लेकिन तभी यानन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो उठती है और उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि मेरे नजदीक आने से तुम्हें इतना अजीब फील होता है, तुम इतने डिस्कस्ड हो मुझसे? वो बोलते हैं तो तुम हो जो मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम क्लियरली देखते हो कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। वो बोलता है आई नो लेकिन फिर भी मेरा प्यार ही काफी है तुम्हें अपने पास रखने के लिए, ऐसा वो बोलता है हमेशा की तरह। और तभी हमें दिखाया जाता है यानन जो थी वो बोलती है कि तुम कब तक मुझे अपने खिलौना की तरह ट्रीट करने वाले हो? मुझे पता है तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं, तुम्हारे लिए बस एक मजे की चीज हो जिसके साथ तुम खेलना चाहते हो, जस्ट लाइक अ टॉय, जस्ट लाइक तुम मन भर के खेलो और मुझे अभी छोड़ नहीं सकते। बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा प्यार ऐसा लगता है? और उसके बाद वहां पर बैठता है और उसके हाथ पे जो चोट लगा था उसमें मलहम पट्टी करने लगता है। और तभी यानन बोलती है कि तुम्हारी इन भी हरकतें मुझ पर कोई काम नहीं आने वाली। मैं सोचती है कि अफसोस है मुझे उस दिन पे जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो बोलती है अगर तुम मुझसे यहाँ से जान दोगे मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी तुम। और ये सुनने के बाद हाइफिन बोलता है नहीं ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, डोंट वरी, तुम मुझे जितना भी नफरत करो, जितना नफरत करो, दिल से नफरत करो, भर भर के नफरत करो, लेकिन मुझे पता है मेरा प्यार काफी है तुम रखने के लिए और तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, ऐसा वो बोल देता है। बेचारी क्या करेगी। एक दिन जहाँ पर यानन अपने रिसर्च प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ी मीटिंग में गई हुई होती है। मीटिंग खत्म करने के बाद एक यहाँ पर इवेंट चल रहा होता है, वहाँ पर डिनर, वहाँ पर यानन को कोई एक बंदा बुली करने लगता है। वहाँ पर आइफिन पहुंचा था, वो देखता है कि यानन को बुली कर रहा था। पहले तो उस बंदे को अच्छा खासा सबक सिखाता है, तोड़ने वाला था, यानन उसे रोक देती है और वो बोलती है कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। वो बोलता है कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम बोल रहे हो कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बोलती है कोई और आके करता तो मैं ना रुकती, लेकिन ऑलरेडी मेरी लाइफ को पूरी तबाह करके बैठे हुए हो, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी मदद करे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्राउड फील करूंगी? बोलता है क्या तुमसे इतना नफरत करती हो? वो बोलती है हाँ मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मेरे इनमें कोई फर्क, तुम इनसे ज्यादा गए गुजरे हो, बोलकर मारती है। उसके बाद उसे कर ले। वो बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगता, मैं जितना भी एफर्ट दिखाऊं लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यानन बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें इस चीज को प्यार कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे पास पागलपन हूँ, ऑब्सेशन हूँ, दैट्स इट। एटलीस्ट वो लोग ऑनेस्ट है, वो लोग जब मेरे साथ बर्ताव करते हैं ना वो मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी तो आसपास होना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऐसा वो बोलती है। वो बोलता है कि तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो यानन। वो बोलती है बोलो मत, तुम हो जो मुझे अपने पास रहने के लिए मजबूर कर रही हो, तुम वो इंसान हो जो पेरेंट्स के आखिरी वक्त तक मुझे वो उनके पास जाने नहीं दिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम आके मुझे दूसरों से बचाओगे तो मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। मैं तुम्हें उनसे ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत, मैं इतने लायक नहीं हूँ कि कभी मुझे तुम्हारा प्यार मिले। वो बोलते कभी भी नहीं। और उसके बाद वो उसे किस करने लगता, उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यानन इस बार नहीं रुकती क्योंकि उसे भी ऐसा लगा कि शायद एक बार इसके साथ फिजिकली पा लेगा तो शायद उसे जाने दे। अब हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है हाइफिन बोलता है कि उसके बाद यानन बोलते हैं कि अब तो तुम शायद जो तुम्हें जो मिल गया जो चाहिए था, क्या तुम मुझे अभी जाने नहीं दे सकते? हो गया हमारे बीच में जो भी था, मुझे फिजिकली अचीव कर चुके हो तो लेट मी गो। वो बोलता है नहीं ऐसे तो कोई हमारी बात नहीं हुई। वो बोलता है क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, तो मेरा ही प्यार काफी है तुम्हें अपने प्यार में पड़वाने के लिए, मुझे पता है एक दिन तुम मुझसे जरूर प्यार करोगी। वो बोलते हैं तुम्हारा स्क्रिप्ट थोड़ा ढीला है, एक बात 100 बार बोलोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लूंगी या फिर तुमसे प्यार करने लगूंगी? प्यार ऐसे नहीं होता। वो बोलता है ठीक है तो मेरा प्यार ही काफी है, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आज इन दोनों को शादी करना था और मैरिज रजिस्टर ऑफिस में वेट कर रहा होता है, लेकिन यानन तो आज और लिसी और मॉम तो खुश हो रहे होते हैं, उनको पता था ये आने ही नहीं वाली। और हमें दिखाया जाता है यानन को कोई गाड़ी ठोक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर यानन को रेस्क्यू करने के लिए हान आता है, हान उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है और हाइफिन को पता चलता है कि उसकी होने वाली बंदी का एक्सीडेंट हुआ है। वो भाग के हॉस्पिटल जाता है, वो डॉक्टर को पूछता है क्या हुआ इससे? वो बोलता है बॉस किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है और कोई इसको लेके आया था, वो नहीं बताता कि क्या हुआ है। उसके बाद यानन उसे देखते हैं, बोलता है तुम कौन, नहीं जानती तुम्हें, मत छू मुझे। तभी वो बोलता है कि ये मुझे क्यों नहीं पहचान रही। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि शायद वो एक्सीडेंट हुआ है और इनके मिड ब्रेन में बहुत चोट लगी है, शायद इसलिए वो भूल गई होगी या एमनेशिया होगा, डोंट वरी बॉस, टेम्पोररी एमनेशिया है। ये सुनने के बाद बोलता है बॉस मुझे आपसे बात करनी है थोड़ा सीरियस से।
उसके बाद देखा जाता है यानन को बोलता है मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, और उसके बाद बोलता है मुझे थोड़ा काम दो डॉक्टर के पास, उसके बाद आता हूँ। हमें दिखा जाता है कॉल करती है कोई और नहीं, हान था। हान को बोलते हैं कि चलो अब हम अपने प्लान के हिसाब से काम करते हैं, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है। फ्लैशबैक टाइम जब यानन पहले अपने आंखें खुल चुकी थी, वो हान को पूछती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो उसे बता देता है कि उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी। एंड देन वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोलना चाहता था, मैंने तुम्हें बोला भी था लेकिन ढंग से बता नहीं पाया, तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के पीछे कोई और नहीं, जियांग है उसका बड़ा अंकल का बेटा। वो तो शॉक में आती है और वो बोलता है कि उसने जानबूझ के ये बात तुमसे छुपाई है और एविडेंसेस के साथ बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया गया था, और जो सीसीटीवी फुटेज तुम्हें दिखाया गया था वो उसका बनाया हुआ था। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग जो गलत है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैंने अपने लोगों को इस्तेमाल करके मैंने सच पता कर लिया है, और ये एविडेंसेस भी मैंने दूसरों से खरीदा है जो करने जा रहे थे, बोलकर उससे रियल एविडेंस दिखा देता है। ये देखे तो यानन को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे पता था हाइफन पागल है, स्टूपिड है, इडियट है, लेकिन इतना गंदा गेम खेलेगा उसको पाने के लिए उसने कभी सोचा। वो बोलता है क्या तुम सच्ची में उसके साथ रहना चाहती हो? यानन बोलती है जैसे आदमी ने साथ इतना बड़ा गेम खेला, उसके बड़े भाई ने मेरे पेरेंट्स की डेथ, बड़े भाई की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई और उसने गलत एविडेंस दिखाया मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, इनको मैं अपने हिसाब से रास्ते में लेके आऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और यही सब कुछ यानन याद कर रही होती है, मतलब वो एमनेशिया होने का बस नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, ताकि फिर से दोबारा इस फैमिली में जाए और अपने पेरेंट्स के साथ हुए हर चीज का हिसाब करना में दिखाया जाता है। अभी प्रेजेंट में जहाँ पर यानन घर पे होती है, हाइफेंग उसके लिए बना के लेके जाता है और उसे खिलाने लगता है, बड़ा केयरिंग बन रहा था। हाइफेंग को लगा था कि यानन की याददाश्त जाने का अच्छा फायदा उठाएगा और एक केयरिंग पार्टनर बन के बनाने पे मजबूर कर देगा, मतलब उसे नहीं पता यानन क्या कर रही है। और यानन मन में सोच भी रही थी कि ये ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि बहुत केयरिंग है, और रियलिटी तो मुझे पता। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर यानन जो थी वो जियांग के पास आके उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोलते है कि क्या आप मेरे फियांसी के कुछ लगते हो? वो बोलता है मैं उसका बड़ा भाई। और उससे बोलते है मुझे तो पता नहीं, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ, लेकिन हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, और उससे अच्छे से बातें भी करती है और बोलते सी यू नेक्स्ट टाइम। उसे नहीं पता क्यों नेक्स्ट टाइम, लेकिन हाँ वो भी एक नंबर का लड़कीबाज आदमी उसकी बात में बहक जाता है। हमें दिखाया जाता है हाइफिंग यानन को अपने घर के गेट टुगेदर में लेके गया था और वहाँ पर भी वो उससे एक स्टेयर देती है। जियांग हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग बैठ रहे होते हैं, तब वहाँ पर घर के सारे मर्दों वाला एक फोटो सेशन था जो देख रही होती है। वहाँ पर जियांग जाके बोलता है लगता है तुम्हें बहुत पसंद आया ये? वो बोलती है हाँ बहुत पसंद आया मुझे, जैसे आप इस पे काफी स्मार्ट लग रही हो। और तभी उसके कान में बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मैं बाद में दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मन में सोचती है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बात नहीं रहने वाली ना। बाद हमें दिखाया जाता है जो हाइफिंग था ये सब कुछ देख रहा होता है, लेके जाता है अकेले और वो बोलता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करने में, ऐसे तो तुम्हें सब कुछ की हो लेकिन मेरे भाई से बात करना नहीं बोले, मेरे भाई से क्यों बात कर रहे हो? तभी वो बोलती है क्यों, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें किसी और के साथ या फिर तुम किसी और के साथ बात करो? मैं कैसे करने लगता है। यानन बिल्कुल भी उसे नहीं भगाती क्योंकि उसका प्लान भी तो एग्जीक्यूट करना है ना, लेकिन ये जियांग देख लेता है और जियांग पीछे आता है और हमें दिखाया जाता है यानन उसके बाद वो बाहर आती है तो वहाँ पर जियांग उसका वेट कर रहा है। जब वो बाहर आते हैं तो जियांग उसको एक ब्रासलेट देता है, ये बोलते है कि आपका गिर गया था, वो ले लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिसी जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त, और उसे ड्रिंक कवर करती है। यानन उस ड्रिंक को एक्सचेंज करके बोलती है कि मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है और तुम ये पी लो, बोल के पिलाने लगती है, लेकिन वो मना करती है, बोलते हुए कि मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं। एक्चुअल में उसने उस ड्रिंक में कुछ ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे यानन का दिमागी संतुलन बिगड़ने वाला था, बहुत गंदा मेडिसिन मिलाई थी, और यानन जो थी वो इतनी स्मार्ट थी वो उसे पिला देते हैं जबरदस्ती। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहे, क्या वो मिलाई थी क्या, अब जो होगा तुम्हारे साथ होगा। और हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर हॉस्पिटल में जहाँ पर लिसी तो पूरी तरह से पैरालाइज कंडीशन में थी और कांप रही होती है, और ओ वहाँ पर यानन बोलती है कि तुम्हें कभी मेरे साथ पंगा लेना नहीं चाहिए, मैं इस फैमिली में मेरे शौक की वजह से नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मेरे सन के बीच में कोई आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो लग अब तुम्हारी पूरी लाइफ मेंटल असाइलम में बीतने वाली है, जब तक तुम मरो ना, ऐसा वो बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जियांग क्लब पे गया हुआ होता है, हमेशा की तरह वो लड़की के साथ मस्ती कर रहा था और हमें दिखाया जाता है यानन उसके पीछे पीछे थी। वो मन ही मन में बोलती है कि तुम अपने अयाशियों के चक्कर में किसी की लाइफ इतनी इजीली कैसे ले सकते हो, तुम्हें मैं इतनी कुछ स्ट्रेस रहने दे सकती। बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग जाता है उस लड़की के साथ जो एक मॉडल थी, और हमें दिखाया जाता है यानन पहले तो रिपोर्टर्स को अंदर भेज देती है। रिपोर्टर्स तब दरवाजा नॉक ना करते तो ऑब्वियस सी बात है जब वहाँ पर जियांग बाहर आता है तो वो रिपोर्टर्स को देखकर उनको अंदर जाने से मना करता है, और रिपोर्टर्स तो जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन यानन आके बोलती है कि अगर आप लोग ऐसे नहीं गए तो मैं पुलिस केस करवा दूंगी कि आप लोग किसी की प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हो। और जब वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तभी वो बोलते हैं कि मैं मास्टर हाइफिंग की होने वाली बॉय। आपको पता होगा हाइफिंग शेर का सबसे रिचेस्ट पर्सन। सब लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं।
उसके बाद जियांग बोलता है कि तुम मेरे भाई के फियांस, कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम यहाँ पर हो और इस टाइम पे मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े। वो बोलती है आई थिंक इससे पहले हमें बात करनी चाहिए। वो बोलता है अंदर आओ। उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो बोलते हैं मैंने सुना कि इनके फैमिली को कोई हर्ट करना चाहता है, कोई एक्सपोज करना चाहता है कुछ यूज करके। मुझे लगा कोई तो बात होगी। इस बात के समय बाहर हमें दिखा जाता है। वो बोलती है जिस एक्ट्रेस के साथ अभी सो रहे थे आप, वो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए आई है, ये मुझे पता चला है। और उसके बाद वहाँ पर वेबकैम दिखाती है और उसके बाद वो जो एक्ट्रेस थी वो बोलती है हाँ ये सच है, मैं यहाँ पर तुम सिवा कर उसके बाद तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए आई थी। चलो मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें वीडियो पब्लिक करवा कर तुम्हारी कंपनी का नाम बर्बाद करवा दूंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करवा दूंगी। लेकिन यानन उसे एक ऑडियो क्लिप आती है जहाँ पर वो सब कुछ प्लान कर रही थी और उसके बाद वो बोलते हैं यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से चले जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड। और तभी जियांग बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तभी वो बोलते कि मैं बस आपने उन्हें आज के फैमिली की हेल्प करे हो, इट्स नॉट ओनली यू, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरी मदद की है तो अगर तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती तो फील फ्री बोलकर वो उससे अपना पर्सनल नंबर देता है। दिखा जाता है अब अगले सीन जहाँ पर यानन जाते हैं उस एक्ट्रेस के पास जिसने उसके अभी फिलहाल मदद की थी। बाद में पता चला ये सब कुछ यानन का उसको ट्रैप करने का एक प्लान था। बाद में पता चलता है ये एक्ट्रेस दरअसल यानन को ही ढूंढी गई थी और जो जियांग था हमेशा की उसकी आदत जो लड़कीबाजी करने की आदत थी, उस टाइम पे इस एक्ट्रेस की छोटी बहन के साथ उसने फिर किया था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी उसे छोड़ दिया था तो उसकी एक्ट्रेस की बहन ने सुसाइड किया था। तो ये सब कुछ बात कन्फेस करवा कर उसने मतलब सच पता करवा कर उसने इस बात को यहीं पर यूज करके उस एक्ट्रेस के हेल्प से उसने उसको ट्रैप किया था। और वो बोलती है ये सब कुछ मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ और उन दोनों के लिए कुछ हुआ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उन्हें की दबा मिला दी। वहाँ पर हाइफिन आ पहुंचता है। वो बोलता है तुम किसके साथ आई थी यहाँ पर, मैंने देखा कोई तो मैन था जिसके पीछे तुम आ रहे हो। वो बोलती है अरे तुम आ गए बोल के उसे हक करती है और बोलते मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। वो बोलता है तुम एक्टिंग कर रही हो ना। वो वहाँ पर आता है और उसके बाद वो बोलता है तुम मेरे भाई के साथ हो, मेरे साथ हो, तुम यहाँ एक मैन इनफ नहीं होता। उससे बोलते घटिया बातें करना बंद करो। वो बोलता है मैं घटिया क्या बोल रहा हूँ, मैंने देखा तुम किसी के पीछे है। उससे बोलते यार जस्ट अ डिस्कस्टिंग बास्टर्ड। और तभी उससे बोलता है मैं बास्टर्ड हूँ, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें बास्टर्ड ही लगता हूँ ना, राइट? तो ठीक है मैं दिखाता हूँ मैं कैसा बास्टर बोल के परेशान करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे जमीन में गिर जाती है, मतलब वो हाथापाई अचानक से उसको बहुत पेन होने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को लेके जाता है और बाद में जब यानन अपने आंखें खोलती है तो अपने पेट को सबसे पहले पकड़ती है और वो बोलती है कि क्या मैं उसे फील हो रहा था ना। तभी डॉक्टर बोलता है जो हाइफिन का बहुत अच्छा दोस्त था कि तुम्हारा बेबी था 3 मंथ्स हुआ था और वो आ चुका है। वो तो शॉक। हाइफिन बोलता है डोंट वरी, बच्चे है ना, बच्चे तो बाद में आएंगे, अभी तुम आराम करो, वो तुम्हारे लिए जरूरी है बोल के उसे सांत्वना देने की ट्राई कर रहा था। बोलते कि हाइफिन पता है तुमने क्या है, तुमने तुम्हारे हाथों से अपने खून कर दिया है, तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे भी सही है ना। ये बच्चा ना ही आया तो बच्चे अक्सर प्यार की निशानी होती है, लेकिन हम दोनों के बीच में बच्चा था मीन्स प्यार का निशान, तो कोई ऐसी बात थी नहीं। इट्स गुड क्यों नहीं आया, वो पैदा ही नहीं हुआ। हमें कभी अफसोस ना होता कि हमारे ऐसे रिलेशन में एक बच्चा था बोलकर उसका मुंह बंद करवाती है। और हमें दिखाया जाता है अब घर पे दोनों जाते हैं और उसके बाद यानन तो बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही थी, उससे पीछे से हर्क करता है और वो बोलता है तुम अपना ध्यान रखो, आराम कर, बॉडी रिकवर करे, हमारे लिए ये जरूरी है। वो बोलते हैं ओके। और उसके बाद वो उसे बोलता है कुछ खाना है तुम्हें। वो बोलते नहीं कुछ नहीं खाना। वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से कोल्ड रिस्पॉन्स मत दिया करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा गया कोई बात नहीं है, बच्चा आ जाएगा, अभी के लिए तुम सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो बोलती है तुम्हारी बातें सुन के बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होती है, अब तो मेरे अंदर तुम्हारे साथ लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। लोन बोल के वो सोने के लिए चली जाती है। हमें दिखाया जाता है अब वो सो रही होती है, उसके पास फिर से आता है, वो बोलता है तुम्हें कुछ खाना है। वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो उठती है, वो उठता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं आई थिंक, वो उसे बड़े प्यार से दिखता है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन में कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो उसे वो बोलती है मैं उसे लाइक नहीं करती, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम उसको कैसे लाइक कर सकती हो। वो हंसता है। उसके बाद वो बोलती है क्योंकि वो तो तुमसे भी गया गुजरा है, ऐसा वो बोलती थी। हमें दिखाया जाता है यानन अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। एक तो उसके घर पर था, उसके घर पर बहुत सारे उसके अगेंस्ट एविडेंस भिजवाना स्टार्ट करती है और साथ में वो उसे सस्पिशियस नंबर से ब्लैकमेल करना भी स्टार्ट करती है उसके काले कारनामों को लेकर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग को पता चल जाता है जब उसके डैड उसकी मदद करते हैं पता करने में, लेकिन ये जरूर था कि उसके डैड से उसे बहुत ज्यादा मार। जियांग जो था वो उनको किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो जान चुका था कि उसने उस टाइम पे हिट एंड रन जो करवाया था वही की बेटी है, मतलब उन्हीं लोगों की बेटी है और ताल्लुक रखती है। और उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जियांग बिल्कुल भी उसको छोड़ने देने के मूड में तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है यानन बोलते है तुम जैसे जीना डिजर्व भी नहीं करते, सोचना मत कि आज तुम मुझे कुछ करोगे तो तुम छूट जाओगे। और तभी वो बोलता है मुझे कोई कुछ थोड़ी करेगा। और तभी वहां पर आता है, अभी मुझे बोलता है प्लीज सब कुछ बंद करो, उसे जाने दो। वो बोलता है भाई तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, इसकी कभी याददाश्त गई नहीं है, बस ड्रामा कर रही थी, फिर भी तुम बोले जाने दो। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तो शौक में। और उसके बाद वो बोलता है इसने ड्रामा किया है, इट डजंट मैटर, बस करो जियांग बहुत हो गया, अब ये सब कुछ यहीं पर रोकते हैं।
तुमने जो किया वो बहुत गलत था और अभी सजा भुगतने का वक्त आ चुका है। मुझे अपनी गलती का एहसास था। मुझे उसी वक्त यानन को बता देना चाहिए था तुम्हारे अस्तित्व, लेकिन मैं पागल हो गया था प्यार में, और जिस बात की वजह से मुझे लगा कि मैं बताऊंगा तो वो मुझसे नफरत करेगी, और ये सब कुछ के चक्कर में आज यहाँ तक पहुंचा है। प्लीज उसे जाने दो। वो बोलता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे हर चीज में बेचते। डैड ने मुझे बहुत परेशान किया है तुम्हारे चक्कर में, मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा है, लेकिन आज एक लड़की के लिए तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा आए हो। बताओ क्या कर सकते हो उसके लिए। वो बोलता है कुछ भी तुम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज यानन को जाने दो। यानन बोलते हैं नहीं प्लीज जाओ, अच्छी तरह से पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। वो बस ये बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुमने जो किया है उसको कभी हम नकार नहीं सकते, प्लीज उसे जाने दो। वो बोलता है अगर तुम इसे जान देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरी बात मानो और मैं जाने दूंगा। वो बोलता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, एक काम करो मेरे पास नहीं, एक चाकू बंदूक, पहले चाकू अपने आप को स्टैब करो और मैं देखना चाहता हूँ तुम तड़पते हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे एक कॉम्प्लेक्स फील होता था और सच्ची में अपने आप को स्टैब करने लगता है। यानन को बहुत बुरा लगता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा कोई भी हरकतें ना करे, लेकिन वो उसे नहीं सुनता। उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता बोल के वो उसे डायरेक्ट स्टैब कर देता है और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है ना उसके पास जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। वो आज उसने एक पागलपन देखी हुई थी, भले उससे प्यार ना करती हो लेकिन उसे उसकी जो जुनून उसके लिए दिख रहा था। उसे बोलते तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, प्लीज आंखें खोलो। तभी आई थिंक बोलता है पता है जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम्हारे चक्कर में मेरी जान बची थी, उस दिन ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा रखूंगा। लेकिन शायद मैं वो सब कुछ करने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन अभी मैं तुम्हें रोते हुए देखना भी नहीं चाहता। अब मुझे पता है मेरे पास इतना टाइम ना, तुम हंस हंस के मुझे बाय बोल सकती हो बोल के उसे ना रोने के लिए बोलता है। और वो बोलता है कि मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं था, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, भले तुम मुझसे प्यार करो या ना करो बोल। वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद जहाँ पर अपनी आंखें खोलता है। उस टाइम पे उसका असिस्टेंट उसके साइड पर होता है और उसको टैब दिखाता है जहाँ पर उसका भाई जियांग हिट एंड रन एक्सीडेंट केस में अरेस्ट हो चुका था। और उसके बाद उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि आपके भाई ने और आपके अंकल ने, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आई थिंक बोलता है फिर मुझे को उसका असिस्टेंट बोलता है आपका अंकल और भाई को आपसे बहुत ज्यादा नफरत था और उन लोगों ने आपको स्टॉप करने की ट्राई किया जब आप उनको पकड़वाना चाहते थे उनके गुनाहों के लिए। और वो बोलता है फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। एंड यस असली वाला एमनेसिया हमारे साथ जाते को हुआ था, जहाँ पर आई थिंक डिसेबल बन चुका था एक्सीडेंट के बाद और उसको कहीं पे लेके जा रहा होता है असिस्टेंट। तभी वहीं से यानन एक फ्लावर वाले शॉप से निकल रही होती है, लेकिन उसे देखती भी नहीं है और उसके भाई को थोड़ा अजीब लगता है, दिल में अजीब सा बेचैनी दर्द महसूस होता है। वो बोलता है इसको जानता हूँ, मुझे अजीब लगा। वो बोलता है नहीं स्ट्रेंजर है। और सुनने के बाद वो बोलता है अच्छा मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको जानता हूँ। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म। यस गाइस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग नहीं है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता था या नहीं? जो भी हो मुझे बहुत पसंद आया। देखो मुझे ये वाला एक्टर बहुत पसंद है तो मैंने इसीलिए किया हुआ है। ड्रामा भी अच्छा था। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक ड्रामे के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ जाने से पहले बताना जरूर ड्रामे को लेकर आपका थॉट कि ड्रामा क्या सच्ची में हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता